दिल्ली में हुए धमाके के बाद लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनमें से एक है महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद। अब डॉक्टर शाहीन शाहिद भारत के अंदर जैश ए मोहम्मद के लिए फंड इकट्ठा कर रही थी, महिलाओं को रिक्रूट कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार डॉक्टर शाहीन किस तरह से जैश ए मोहम्मद के कांटेक्ट में आई, या फिर जैश ए मोहम्मद ने किस तरह से डॉक्टर शाहीन को अपने साथ मिलाया। और जो धमाका हुआ था दिल्ली में i20 कार में जिसे चला था डॉक्टर ओमर, उसके साथ डॉक्टर शाहीन की मुलाकात कैसे हुई और ये पूरा मॉड्यूल किस तरह से तैयार हुआ, इसको लेकर भी अब पुलिस छानबीन कर रही है। ये डॉक्टर खतरनाक आतंकी है जिसे दिल्ली के लाल किला पर हुए कार ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया है। 8 डॉक्टर्स की टेरर गैंग के खुलासे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा ये लेडी डॉक्टर है। इसका नाम है डॉक्टर शाहीना सईद। इसके पास MBBS और MD की डिग्री है, लेकिन इसका पेशा डॉक्टरी का नहीं था। ये भारत में सफेद पोश आतंकियों की फंडिंग कर रही थी और भारत में जैश की महिला विंग को तैयार कर रही थी। शाहीन सईद लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली है, जिसने प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद पहले लखनऊ के अल फलाह हॉस्पिटल में प्रैक्टिस शुरू की और इसके बाद वो कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज में पढ़ने लगी। पिछले कुछ सालों में शाहीन फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही थी। ये कार डॉक्टर शाहीन सईद की थी। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि डॉक्टर शाहीन सईद भी जैश ए मोहम्मद से जुड़ी है। आतंकी मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद के अंदर महिलाओं की एक विंग बना रखी है, जिसका नाम जमात उल मोमिनात है। डॉक्टर शाहीन को महिलाओं की विंग तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसकी कमान मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के हाथ में है। हालांकि शाहीन का परिवार इन आरोपों को गलत बता रहा है। ये डॉक्टर शाहीन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। कहाँ पे? मेडिकल कॉलेज हरियाणा में या दिल्ली में है। इसको अच्छा, हरियाणा में कब से? ये मेरा ख्याल 2-2.5 साल हो गए। लखनऊ में कानपुर में वो जो मेडिकल कॉलेज कानपुर का है उसमें रह चुकी है। हमें कुछ नहीं पता है। आखिरी बात हमारी मेरा कभी 1.25 साल हो गई हो। ये इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि किसके मतलब किससे क्या रिलेशन है, किससे दोस्ती है, ये हमें कुछ नहीं पता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें यकीनी पहले भाई यकीनी जब नहीं हो रहा है हमको भाई कि मेरी बेटी ऐसी होगी। शाहीन को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसकी कार से AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और 2 खतरनाक डिवाइस मिले। जांच एजेंसियों के मुताबिक शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थी और उसकी मदद करती थी। अब जब पुलिस तफ्तीश कर रही है दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद, उसके बाद जो उसके तार है, उसके जो कड़ियां हैं, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में फैली हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे पैन इंडिया एक नेटवर्क तैयार किया गया है और यही वजह है कि गृह मंत्री इस वक्त इसको लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है। लगातार वो सिक्योरिटी एजेंसीज के मुखियाओं के साथ बैठक कर रहे हैं और आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की आज शाम को मीटिंग होने जा रही है और इस बैठक में माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अब तक की जो जांच हुई है इस पूरे धमाके को लेकर, इस मॉड्यूल को लेकर जो भी तथ्य निकलकर सामने आए हैं उससे प्रधानमंत्री को अवगत करवाया जाएगा, प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा और हो सकता है कि उसके बाद कोई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाए। और ये साफ है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भूटान में साफ कहा था कि जो भी इस धमाके के लिए, इन मौतों के लिए जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपको याद हो, पहलगाम में जब घटना हुई थी वहां पर मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया था धर्म के नाम पर। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि बख्शा नहीं जाएगा और इस बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। और फरीदाबाद में डॉक्टर मॉड्यूल्स की गिरफ्तारी हुई है जिनमें से एक लखनऊ की डॉक्टर भी शामिल है। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो डॉक्टर्स का एक पूरा मॉड्यूल जो काम कर रहा है उसके मद्देनजर इस वक्त जांच एजेंसियां लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस पूरे नेटवर्क के बारे में और जानकारियां जुटाई जाएं। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है इसके पीछे बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन के हाथ में जैश ए मोहम्मद का जो सीधा कनेक्शन निकलकर आया है वो है लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद के साथ। और बताया जा रहा है कि वो भारत में जैश ए मोहम्मद के महिला विंग जो है यानी वुमेन विंग को लीड कर रही थी और यहां पर ना सिर्फ फंडिंग जुटा रही थी और साथ ही साथ महिलाओं को रिक्रूट भी कर रही थी। इसके अलावा चाहे
हरियाणा हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर भी कुछ ऐसे धार्मिक गुरु मौलानाओं के नाम भी सामने आए हैं जो लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे, कट्टरपंथी बना रहे थे और उन्हें आईएसआई के जरिए भारत में दहशतगर्दी करने के लिए रिक्रूट कर रहे थे। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर ओमर ने कार में इरादतन धमाका नहीं किया था, जिसका जिक्र हमने आपके सामने पहले किया है, और ना ही लाल किले के पास उसे ये धमाका करना था। फरीदाबाद में छापेमारी के बाद डॉक्टर ओमर दिल्ली की ओर भागा था और बताया जा रहा है कि खुद को बचाने के लिए वो पैनिक में आ गया था। इसी वजह से वो फरीदाबाद को छोड़कर दिल्ली में दाखिल हुआ था। जांच एजेंसियों ने जो अभी तक छानबीन की है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके मुताबिक ओमर पैनिक में आ गया और कार में विस्फोटक लेकर दिल्ली के लाल किले के पास सुनहरी बाग मस्जिद के पार्किंग में पहुंचा। यहां पर करीब उसने 2 से 3 घंटे बिताए और उसके बाद वो गाड़ी को लेकर निकला और शाम को करीब 6:55 पर उसने धमाका कर दिया। उसने आईडी गलत तरीके से जोड़ रखी थी। धमाके वाली जगह पर ना तो कोई गड्ढा हुआ था, ना ही कोई शार्पनर मिला था, और इसी के मद्देनजर जो जांच एजेंसियां ये मान रही है कि ये जो धमाका हुआ है ये प्लान तरीके से नहीं हुआ, ये पैनिक में हुआ धमाका है। जहां पर यह धमाका हुआ है ये जगह पहले से तय नहीं किया गया था। दिल्ली कार ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की साजिश। पुलिस की छापेमारी से घबराया उमर दिल्ली भागा और उसकी कार में रखा विस्फोटक फट गया। नतीजा ये हुआ कि लाल किले के पास गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, आसपास की गाड़ियों में आग लग गई, बगल से गुजर रहे राहगीर धमाके की चपेट में आ गए। इसके बाद जांच एजेंसियों का एक्शन शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डे तबाह कर दिए थे। 7 मई की रात पहले आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। उसके बाद 10 मई को पाकिस्तानी एयरफोर्स के ठिकानों पर इतनी मिसाइलें गिरी कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के होश ठिकाने आ गए। इन हमलों से बौखलाए आतंक के आकाओं ने बदले की प्लानिंग कर डाली। साजिश की शुरुआत जम्मू कश्मीर से इसी साल अक्टूबर में हो चुकी थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए फरीदाबाद को ठिकाना बनाया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने आतंकियों में खलबली मचा दी। उमर I-20 कार लेकर दिल्ली आ गया। डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है, जब उसके कुछ साथी फरीदाबाद में अरेस्ट हुए, उनके पास से बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक जो है वो बरामद हुआ। उसके बाद इसे अपनी गिरफ्तारी का काफी ज्यादा डर सता रहा था। ये बेहद पैनिक में आ गया था, परेशान हो गया था और इसकी गाड़ी में जितना विस्फोटक बचा हुआ था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और कुछ फ्यूल था, व्हीकल फ्यूल था, उसको लेकर ये लगातार उनको ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। इसको ये डर था कि जब इसके बाकी के साथी तमाम तैयारियों के बावजूद पकड़े जा चुके हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सबको पकड़ लिया है, इतनी बड़ी रिकवरी कर ली है, तो अब ये भी नहीं बच पाएगा। और इसी वजह से ये जिस तरीके से लाल किले की पार्किंग में इसने काफी देर इंतजार किया, इंतजार करने के बाद इसने जो विस्फोटक था उसे पूरी तरीके से ये आईडी में कन्वर्ट नहीं कर पाया था, यानी कि बॉम्ब पूरी तरीके से तैयार ये नहीं कर पाया था। पैनिक में उसको लेकर ये कहीं ट्रांसपोर्ट करना चाह रहा था, यानी कि उसको ठिकाने लगाना चाह रहा था ताकि ये पुलिस से बच सके और ये एक्सप्लोजिव इसकी गाड़ी के अंदर है, इसकी बात ये भनक पुलिस को ना लग सके। लाल किले के पास धमाके के 24 घंटे बाद जांच एजेंसियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की साजिश की गई। फरीदाबाद में छापेमारी के बाद उमर घबरा कर दिल्ली की तरफ भागा। पकड़े जाने के डर से डॉक्टर उमर ने बम को हटाने या फेंकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर उमर ने इरादतन हमला नहीं किया, बल्कि उसकी कार में अचानक धमाका हो गया। कार में आईडी अधूरी और गलत तरीके से जोड़ी गई थी, इसलिए नुकसान सीमित रहा। ब्लास्ट वाली जगह पर कोई गड्ढा नहीं हुआ। ब्लास्ट की साइड से किसी तरह के छर्रे नहीं मिले। इसका मतलब बम पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं था।
ये पूरा विस्फोटक जो इनकी पूरी योजना थी, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी, देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता और ब्लास्ट होता तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। यही जो है वो सुरक्षा एजेंसियां और जो खुफिया एजेंसियां वो लगातार कह रही हैं कि जो पूरा नेटवर्क तोड़ने की कोशिश चल रही थी, हो चुका था। 95% काम जो है वो पूरा हो चुका था। एक बड़ी रिकवरी दिल्ली के पास से हुई थी, फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद उनका कहीं भी जो इन टेररिस्ट का टारगेट नहीं था। निश्चित रूप से दिल्ली, यूपी और देश के अन्य राज्य जो है वो इनके टारगेट पर थे, लेकिन ये पूरा एक्सप्लोसिव पकड़ा गया। लेकिन डॉक्टर उमर मोहम्मद वो लगातार फरार चल रहा था। कल हमने देखा कि J&K पुलिस का एक ट्वीट भी आया था कि आप कब तक भागोगे, बकायदा 6:10 पे ये ट्वीट किया गया और 6:52 पर ब्लास्ट जो है वो लाल किले में होता है। इस कार में जितना विस्फोटक रखा था, अगर वो सही तरीके से फट जाता तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन कार चला रहे उमर को इस बम को ठीक से ऑपरेशनल करने का टाइम नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा था, इसलिए वो 3 घंटे तक पार्किंग में रहा, वहां से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटा। दोपहर 3:18 पर आतंकी उमर कार लेकर सुनहरी मस्जिद पार्किंग में पहुंच गया। 3 घंटे 4 मिनट तक ये कार पार्किंग में ही खड़ी रही। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में जब कार दाखिल हुई थी तब उसमें विस्फोटक सेट नहीं किया गया था, विस्फोटक दिल्ली में ही भरा गया। ये बात क्यों कही जा रही है वो समझ लीजिए। ये दिल्ली में टोल प्लाजा क्रॉस करते वक्त I-20 कार की तस्वीर है। इस कार को आतंकी डॉक्टर उमर ड्राइव कर रहा है। टोल प्लाजा पर इस गाड़ी का बोनट बिल्कुल ठीक है। इस गाड़ी की ये दूसरी तस्वीर सुनहरी मस्जिद पार्किंग की है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आतंकी उमर ही बैठा है, लेकिन कार का बोनट काफी उठा हुआ दिख रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में एंटर होने के बाद ही गाड़ी के इंजन वाले एरिया में अमोनियम नाइट्रेट फिट किया गया था। सवाल यह है कि क्या फरीदाबाद के अलावा दिल्ली में भी आतंकियों का बारूदी अड्डा मौजूद था, या कार में रखकर ही ये बारूद दिल्ली लाया गया और यहाँ लाकर फिट किया गया। जिस कार में अमोनियम नाइट्रेट फिट किया गया वो कार 6:22 पर सुनहरी मस्जिद पार्किंग से बाहर निकली। धीरे धीरे रेंगती हुई कार लाल किले के पास पहुंची। शाम 6:52 पर लाल किला के पास अचानक धमाका हो गया, चीख पुकार मच गई। जो अभी तक रूट मिला है पुलिस को, उसमें साफ है कि रविवार को रात को करीब 2 बजे अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकल गया था डॉक्टर उमर I-20 कार में और दिल्ली में दाखिल हुआ था करीब सुबह 8 बजे और उसने धमाका किया था शाम को 6:55 पर। लेकिन उसके जो बाकी साथी हैं उनकी धरपकड़ के बाद और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिनके भाई परवेज अंसारी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। परवेज को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। उस दौरान यूपी एटीएस मौजूद थी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद थी। करीब 5 घंटे तक घर पर पूछताछ हुई थी डॉक्टर परवेज से, उसके बाद उसे डिटेन किया गया है। और जिस तरह से डॉक्टर शाहीन शाहिद इस पूरे मॉड्यूल का एक हिस्सा थी, काफी एक बड़ा रोल प्ले कर रही थी, तो खुद उसने अपनी पूछताछ के दौरान बताया था कि उसका जो भाई है डॉक्टर परवेज वो भी इस मॉड्यूल का हिस्सा है, वो भी इसमें शामिल है। इस वक्त मैं जरा तस्वीरें आपको दिखा दूं यहाँ पर जहां मौजूद है, जहां धमाका हुआ था। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहां 10 तारीख शाम को 6:55 पर धमाका हुआ था। और जब यह धमाका हुआ था उस दौरान यहाँ पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन आप देख रहे हैं आसपास अभी भी आपको काफी कुछ जो नजर आ रही है बिखरी हुई चीजें, ये उसी धमाके की बात से हैं। और यहाँ पर कल लगातार पुलिस ने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और करीब 42 एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो गाड़ी जिसमें धमाका हुआ था, वो है I-20 कार। और I-20 कार के जो आप देख सकते हैं टुकड़े वगैरह हैं और जो गाड़ियां डैमेज हुई थी ठीक इस पर्दे के पीछे अभी भी रखा गया है, ताकि जो फॉरेंसिक टीम है लगातार इस पे जांच कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि इस धमाके में आखिरकार कौन से विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। अभी तक जो जानकार वो मान रहे हैं कि इसमें जो ट्रेसेस मिले हैं 2 केमिकल्स के मिले हैं, जिसमें एक अमोनियम नाइट्रेट है, एक दूसरा है। अब ये दूसरा केमिकल क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ फ्यूल ऑयल की जरूरत पड़ती है ताकि धमाका किया जा सके। ये जरूरी नहीं है अमोनियम नाइट्रेट को इग्नेट करने के लिए आपको डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है, इसके डेटोनेटर के अलावा भी से किया जा सकता है। और कई बार तो एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको ट्रिगर किया जा सके और उसमें धमाका हो सके। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि वो दूसरा केमिकल क्या हो सकता है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि एक है PTN और एक है स्टारमैक्स। ये 2 बहुत ही खतरनाक केमिकल माने जाते हैं जिनका इस्तेमाल इससे पहले विदेशों में भी किया गया है।
केमिकल धमाकों को करने के लिए या फिर इस तरह के धमाकों को करने के लिए। अब पुलिस के पास जो एफएसएल की टीम की ओर से जो जांच रिपोर्ट आएगी उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा जो 42 एविडेंसेस मिले हैं पुलिस को, उसके जरिए भी आगे की तफ्तीश की जा रही है और इसमें महत्वपूर्ण है 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने यहां से बरामद किया है और जो कार है i20 कार, उसका चेसिस, उसका बोनेट का हिस्सा और साथ ही उसके 2 टायर्स को लिया गया है ताकि जांच करके पता लग सके कि आखिरकार किस जगह पे इस आईडी को इम्प्रोजिव एक्सप्लोजिव डिवाइस को यहां पर इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस को इसमें प्लांट किया गया था। अब दिल्ली धमाके की जांच में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि 30 से 40 दिन पहले विस्फोटक बरामद किया गया था और साथ ही मेडिकल कॉलेज से 4 किलोमीटर दूर दूसरा ठिकाना बनाया गया था और 3 से 4 खेपों में यह विस्फोटक लाया गया था। 3 से 4 खेपों में, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 30 से 40 दिन पहले यह विस्फोटक फरीदाबाद पहुंच चुका था और जहां से करीब 350 पहले उसके बाद करीब 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट मिला था और जिसके जरिए आईडी बनाई गई थी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, और जिसका इस्तेमाल आगे भी किया जाना था और एक i20 कार में आईडी का इस्तेमाल किया गया था और जिसे सुइसाइड व्हीकल बॉम्ब कहा जा रहा है। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, इस वक्त आपके पास और क्या ताजा जानकारी निकलकर सामने आई है कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था और ये जो विस्फोटक है बताया जा रहा है 30 से 40 दिन पहले ही फरीदाबाद पहुंचा था? देखिए 15 दिन पहले जो ये पूरा धमाका हुआ उससे तकरीबन 15 से 16 दिन पहले जो है ये डॉक्टर मुजम्मिल को मिला था और उसने वो स्टोर करके रखा था फरीदाबाद। लेकिन अब जांच क्योंकि तेज हो गई है, जैसे ही कल एनआईए की टीम को जांच सौंपी गई तो एनआईए की टीम तुरंत मौके पे पहुंची और जो धमाके वाली साइट है और उसके आसपास का जो पूरा एरिया है वहां पे जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तकरीबन 40 से ज्यादा जो एग्जिबिट्स हैं वो एफएसएल ने रिकवर किए और अब एफएसएल को स्पॉट से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे सोर्सेज हैं, टॉप सोर्सेज, उनका ये कहना है कि 2 तरह के जो विस्फोटक हैं उनके ट्रेसेस एफएसएल को मिले हैं। फिलहाल अब क्योंकि कल देर रात जो है तमाम जो एग्जिबिट्स हैं वो ऑफिशियली एफएसएल को हैंडओवर किए हैं दिल्ली पुलिस ने और अब माना जा रहा है कि आज देर शाम तक एक प्राथमिकी जो रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट, वो जो है एफएसएल दिल्ली पुलिस को सौंप सकता है, जिससे इनिशियली रिपोर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी जांच शुरू कर सकती है। क्योंकि जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती है किसी भी तरह से पता नहीं चलता है कि किस तरह का विस्फोटक था, किस तरह की कई धमाके में जो है एक्सप्लोजन का किस तरह का इस्तेमाल किया गया। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर पुलिस इंतजार कर रही है एक आधिकारिक तौर पर कि कुछ पुष्टि हो जाए, जिसके बाद जो मॉडस ऑपरेंडी होती है, तमाम जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद जो है उसमें आगे रेड्स और बढ़ाई जाएंगी। तो फिलहाल आज देर रात तक जो है माना जा रहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो इनिशियली रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को और साथ ही साथ एनआईए को, दोनों को मिल सकती है, जिसके बाद आगे की जो है जांच अमित तेज होगी। जी दूसरी बात यह है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कई सारी छापेमारी हुई थी और जो आखिरी जो पहला लोकेशन तो नजर आ रहा है, जो रूट मैप तैयार हुआ है, उसमें रविवार को रात को 2 बजे ये i20 कार जिसमें डॉक्टर उमर मौजूद था वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकली थी। इस रूट मैप के जरिए क्या पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं कि आखिरकार ये डॉक्टर उमर लाल किले में आने से पहले, इस इलाके में आने से पहले कहां गया था और वहां पर भी क्या पुलिस की कोई छानबीन या फिर कोई छापेमारी हुई है? इलाका है, सुनहरी मस्जिद का इलाका है, इसके अलावा मयूर विहार की बात की जा रही है और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, जो ओखला का एरिया है वहां के पेट्रोल पंप की बात की जा रही है। इसके अलावा बदरपुर टोल प्लाजा से इसने दिल्ली में एंट्री करी। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं। अब फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है पूरी टाइमलाइन बना रही है इसके, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्योंकि जांच जो है एनआईए को दे दी गई है तो आधिकारिक जांच तो एनआईए करेगी, लेकिन जो दिल्ली पुलिस भी अपनी एक पहलर जांच करती है, क्योंकि हादसा जो है, जो धमाका है वो दिल्ली में हुआ, तो लिहाजा अब जो जांच एजेंसीज हैं वो अपनी अपनी इंक्वायरी कर रही हैं। एक पूरा रूट मैप बनाया जाएगा, किस टाइम जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर उमर मोहम्मद निकला i20 कार लेकर, किस रूट से होते हुए आया, बीच में उसे कौन कौन मिला, किस किस से उसने फोन पर बात की, क्योंकि
जाहिर सी बात है उसके पास फोन भी होगा। अब धमाके में उसका फोन पुलिस को मिला या नहीं मिला, ये एक अलग बात है। फिलहाल उस फोन की भी तलाश है और साथ ही साथ अगर फोन गाड़ी में ब्लास्ट के दौरान खत्म हो गया, बेकार हो गया, जल गया, तो उस फोन में नंबर कौन सा था, मोबाइल नंबर जो है वो निकालना एजेंसीज के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो भी फोन यूज कर रहा था, तो वो डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथ संपर्क में होगा लगातार। तो उनके सीडीआर से जो है डिटेल निकाली जाएगी, जिसके बाद जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है उसकी सीडीआर डिटेल निकाली जाएगी, जिससे पता लगाया जा सके कि वो धमाके से पहले किस किस व्यक्ति के साथ संपर्क में था, क्या बात हुई, कितनी देर बात हुई, किस किस लोकेशन पर बात हुई। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये पैनिक अटैक था, क्योंकि जिस तरह का जो विस्फोटक गाड़ी में था उससे अमित इतना जरूर है कि कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती थी। अगर जो है ये पैनिक अटैक था तो वाकई में जो है कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही कि सोनू, आपने एक बहुत अहम बात इसमें जो कही है वो है कि करीब 11 घंटे बिताए थे इस धमाके से पहले डॉक्टर उमर ने दिल्ली के अंदर i20 कार में। इस दौरान वो किसके संपर्क में था, फोन के जरिए किससे लगातार बातचीत कर रहा था, ये पुलिस के लिए कई सारे अहम कड़ियों को खोलने में, कई सवालों के जवाब देने में मददगार होगा। साथ ही और कौन इसका हैंडलर था, कौन इसके संपर्क में था, वो कहां से हैंडल कर रहे थे, कहां से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ये सारी चीजें खुलासे में आ जाएंगी जब सीडीआर हाथ में लगेगी, यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट।